गाइस ये वीडियो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर कमेंट और एस्केप सीक्वेंसेस के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। और आज के इस वीडियो में मैं इन चीज़ों को बहुत ही सिंपली और बहुत ही अच्छी तरह ब्रेक डाउन करूंगा। कीप वॉचिंग। गाइस ये कमेंट्स क्या होते हैं तो मैंने आप लोग को भी थोड़ी देर पहले बताया था अपने पिछले वीडियोस में। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है सी ट्यूटोरियल्स की, तो अभी चैनल को खोल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सी ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वरना आप चैनल खोल के सी ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोज़ सी प्रोग्रामिंग कोर्स का एक पार्ट है। गाइस ये कोर्स बनाने का मकसद ये है कि मैंने कुछ चीज़ें अपने स्टाइल में और अपने हिसाब से बनाई हुई होती हैं, और वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की ज़िंदगी भी आसान बन जाए। जिस तरह मैंने वो चीज़ें हार्ड तरीके से, मुश्किल तरीके से सीखी है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से सिखा दूं। ये वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कमेंट्स और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, और प्रैक्टिकल के साथ कवर करूंगा। इसलिए जो मैं बता रहा हूं अभी ध्यान से सुनना। आप लोग कॉपी ले सकते हैं, नोट्स वगैरह ताकि आप ले लें, और जितना भी कोड मैं लिखूंगा इस वीडियो में, जो भी कोड है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए आप नीचे सोर्स कोड ले लें वहाँ से और उसको रन कर सकते हैं बाद में। इसलिए मैं कहूँगा कि ध्यान आप ज़्यादा दें समझने में, ना कि आप लोग ध्यान दें ज़्यादा कोड को लिखने में। हैविंग सेड दैट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब टाइम आ चुका है हम लोगों के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, कांस्टेंट्स और एस्केप सीक्वेंसेस को सीखने का। बहुत ध्यान से बताऊंगा, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा और थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा, लेकिन जो इस वीडियो में मैं आप लोग को भी बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की पकड़ को सही से बनाने का। सी प्रोग्रामिंग में अगर आप लोग अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो चलो चलते हैं, एक एक करके सीखेंगे इन सब चीज़ों को, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है और क्यों होती है, और जैसी होती है वैसी क्यों होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरीका होता है कंपाइलर को बताने का कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया था इन डेटा टाइप के बारे में कि हम इंट ए इज इक्वल टू 4 करके अपना ए की वैल्यू को 4 कर सकते हैं। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि आप उसी तरह जैसे आपने इंट यूज़ किया है उसी तरह आप लोग फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट बी इज इक्वल टू 3.3, तब क्या होगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा, यानी कि डेसिमल वाला नंबर, जिसमें कि आप लोग बी की वैल्यू को 3.3 स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या करता है, वो बताता है कंपाइलर को कि एक इंटीजर है या फिर ये एक फ्लोट है। तो अगर ये एक फ्लोट है और आप इसको एज एन इंटीजर देखना चाहते हैं तो आप %d लगा के यानी कि %d जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंट का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आगे देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ इन अ वेरिएबल, कि किसी एक वेरिएबल में किस तरह का डेटा है। आप जब इनपुट ले रहे हैं, यानी कि आप जब इनपुट दे रहे हैं अपने प्रोग्राम को, प्रोग्राम आपका इनपुट ले रहा है, और जब प्रोग्राम आपका डिस्प्ले करा रहा है आउटपुट, तब फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं आप लोग को लेकर चलना चाहता हूँ यार अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, वहाँ पर जो है हम लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और ये ट्यूटोरियल नंबर 9 है, इसलिए मैं बहुत ही सिस्टमैटिक यहाँ पर फाइल बनाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ट्यूटोरियल 9। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्यूटोरियल 9.c, और जैसे ही मैं ट्यूटोरियल 9.c लिखूँगा मेरी ये सी फाइल बन जाएगी। तो मैं सिंपली जो मेरा मेन का यहाँ पर ये प्रोग्राम था इसको मैं यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा ट्यूटोरियल 9.c में, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कोड रनर से रन करता हूँ। ये वो एक्सटेंशन है जो कि मैंने आपको इंस्टॉल कराई है। अगर आप लोग कोड रनर यूज़ नहीं करना चाहते बाय एनी चांस, तो आप लोग यहाँ पर GCC ट्यूटोरियल 9.c भी लिख सकते हैं, और ट्यूटोरियल 9.c आप जैसे ही लिखेंगे कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ए लिखकर टैब दबाएंगे और आपका जो है ये प्रोग्राम चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने जैसे कि बताया, मैं इंट ए इज इक्वल टू 8 बना रहा हूँ और एक फ्लोट बी इज इक्वल टू 7.33 बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बनाया, दो वेरिएबल बनाए, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाया। ए इज इक्वल टू 8 कर दिया, बी इज इक्वल टू 7.3333 कर दिया। तो ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 7.3333। तो मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पर मैं लिख दूँ %d, यानी कि जहाँ पर मैंने %d लिखा है वहाँ पर आ जाएगा मेरा ये नंबर, जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट दूंगा जो अपने प्रिंट एफ को। तो अगर मैं यहाँ पर a, b लिख दूँ, यानी कि मैंने अपने प्रिंट एफ को दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, एक a और एक b, और मैं लिख दूँ एंड द वैल्यू ऑफ b इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लो %f होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। तो मैंने यहाँ पर %f लिख दिया और a और b दे दिया। तो जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट %f है वो यहाँ आ जाएगा b की जगह। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा अभी, तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि द वैल्यू ऑफ a इज़ 8 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 7.333000। तो इस तरह हमारा जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वो काम करता है। जहाँ पर मैंने पहला %d लिखा है उसको ये एसोसिएट कर देगा इस वेरिएबल से, और इसको एसोसिएट कर देगा इस वेरिएबल से।
अब मैं यहाँ पर जो दूसरी बात आप लोग को बताना चाहता था वो ये है कि अगर आप लिखते हैं प्रिंट एफ दिस इज़ अ गुड बॉय और यहाँ पर परसेंटेज ABF लिख देते हैं, यानी कि ABF का मतलब ये कि कुछ आप इस तरह लिख देते हैं। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के बाद आप लोगों ने कुछ ऐसे लिख दिया परसेंटेज 0.7F कुछ ऐसे लिख दिया और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्या करेगा, B डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी देगा। तो B डेसिमल पॉइंट्स क्या है हमारी, ये 7, यानी कि जो दूसरी वाली चीज़ है इतने डेसिमल पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर 0.4F कर दूं तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि ये देखो यहाँ पर आ गया है 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो जो पॉइंट के बाद मैंने लिखा उतने डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर 0.4F कर देता हूँ तब सिंपली क्या होगा कि ये बिल्कुल भी ऑफसेट नहीं दे रहा है कैरेक्टर का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 लिख के इसको कर दूँ रन, तो ये देखो यहाँ पर इसने 10 कैरेक्टर का ऑफसेट दे दिया, यानी कि 10 कैरेक्टर की स्पेस ले ली इसने अपनी और उसके बाद इसने प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और उसके बाद इसको रन करता हूँ और मैं काम करता हूँ अभी के लिए, इसको कंट्रोल D करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको यहाँ पे से मिटा देता हूँ और सिर्फ B को प्रिंट करता हूँ। उससे क्या होगा, एक अच्छा आइडिया हो जाएगा आप लोग को। तो मैं इसको रन करूँगा और रन करने के बाद आप लोगों ने देखा कि जब मैंने 2.4F लिखा यहाँ पर तो इसने कोई फ़र्क नहीं लिया। लेकिन अगर इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 6.4F लिखूँगा तो क्या होगा, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 6.4F मैंने लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। लेकिन जहाँ मैंने यहाँ पर 7 कर दिया, वहाँ पर क्या होगा, एक कैरेक्टर मैंने एक्स्ट्रा बोला इसको लेने के लिए, तो इसने एक स्पेस छोड़ दिया यहाँ पर। अगर मैं 8 कर दूं तो ये 2 स्पेस छोड़ देगा। तो ये क्या कर रहा है, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला यार 8 कैरेक्टर की स्पेस में 4 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी के साथ B को प्रिंट करो। तो 8.4F का मतलब ये होता है। ये बहुत सारी जगह नहीं बताया जाता है, किताबों में भी नहीं लिखा होता है मोस्टली, और मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है मेरा दिमाग ख़राब करती हैं। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। 8.4F का मतलब है कि 8 कैरेक्टर की स्पेस में 4 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी के साथ B नंबर को प्रिंट कर दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जो इसमें जो जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या फिर 6 से कम लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर -8 कर दूँ और इसको फिर रन करूँ तो आप लोग देखो कि ये कैरेक्टर जो है बाद में छोड़ेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक कुछ स्पेस आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह THNIS लिख दूँ तो ये देखो ये इसने कुछ इस तरह प्रिंट किया है। और अगर मैं यहाँ पर -18 कर दूँ तो ये क्या करेगा, 18 कैरेक्टर की स्पेस ले लेगा। देखो इसने 18 कैरेक्टर की स्पेस ले ली और उसके बाद इसने THIS, वैसे मैंने दिस प्रिंट करने की कोशिश की थी तो इसने जो है दिस प्रिंट कर दिया। तो ये जो -A.BF है और A.BF, ये समझ में आया होगा। -18 का मतलब 18 कैरेक्टर की स्पेस में प्रिंट करना और पहले नंबर को प्रिंट करना, बाद में जगह छोड़ना। और अगर मैं 18 लिखूंगा तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले जगह छोड़ना, बाद में नंबर को लिखना। तो ये जो है तरीका आप लोग को आना चाहिए प्रिंट करने का। कभी कभी आउटपुट पैटर्न्स को प्रिंट करने में बहुत ज़्यादा काम आता है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए जो है काफ़ी इस्तेमाल होने वाले हैं। तो उन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा। तो आप लोग देखो मैं क्या क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो है %C। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ %C। ये हमारा कैरेक्टर को प्रिंट करने के काम आता है। इसके बाद %D, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये हमारा एक इंटीजर को प्रिंट करने के काम आता है। इसके बाद हमारा %F, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करने के काम आता है। तो जो हमारा %F होता है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करने के काम आता है। और जो हमारा %L होता है, %L, वो हमारा लॉन्ग इंटीजर होता है उसको प्रिंट करने के काम आता है। इसके बाद हमारा %LF होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ %LF। और हमारा %LF क्या होता है, वो हमारा, तो जो स्मॉल LF होता है वो हमारा डबल इसको प्रिंट करने के काम आता है। और अगर मैं %LF की बात कर दूँ और स्मॉल f, तो ये हमारा लॉन्ग डबल को प्रिंट करने के काम आता है। इतने आप लोग अगर याद रखें तो आप लोग के लिए काफ़ी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो मैंने आप लोग को 6 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताएं, ये आप लोग याद रखिए। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग की लेवल बढ़ती जाएगी, आप लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे और आप लोग जो है और अच्छे अच्छे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो एडवांस लेवल के हैं वो सीखेंगे। रटने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग के पास अपने नोट्स रहेंगे, रेफरेंस रहेगा। अभी के लिए आप अपने नोट्स में सिर्फ ये 6 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डाल दीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में कि ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखो, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स हम जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ी हुई है कि कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है, वेरिएबल
होता है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता एक कंप्यूटर प्रोग्राम में। जैसे कि 15 है, 15 15 है, 23 23 है, ए है, 3.4 जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और कोड विद हैरी एक स्ट्रिंग है, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर मैं बात करूँ सिंपल टर्म्स में, तो कांस्टेंट हमारा होता है जिसको हम चेंज नहीं करते, तो कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये तो जो है हमारी डिक्शनरी की परिभाषा भी होती है कांस्टेंट की। लेकिन सी प्रोग्रामिंग की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, तो हम लोगों के पास दो तरीके होते हैं सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। एक तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, एक हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हम लोग अपनी आईडीई में जाके देखेंगे। तो चलो चलते हैं आईडीई के अंदर और देखते हैं कि ये कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है और ये हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है। चलो आ जाओ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को भी बताया कि सी में हमारे पास डेसिमल कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स, ऑक्टल कॉन्स्टेंट्स, हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, वो चीज़ें जो कि चेंज नहीं की जाती हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा वो दो तरीके जिनकी मदद से आप लोग कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका एकदम सिंपल है कि आप लोग यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करें। तो अगर मैं अपने इसी प्रोग्राम में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं ये जो प्रिंट एफ इनको कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरा जो ये प्रिंट हो जाए जो भी मैंने पहले लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कॉन्स्ट फ्लोट बी, अगर मैं अभी यहाँ पर मैंने b इज इक्वल टू 7.33 लिखा, फिर मैं b इज इक्वल टू मान लो 7.22 कर देता हूँ, मेरी मर्जी, मैंने चेंज कर दिया उसको, तो मेरा प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहेगा कि ठीक है भाई तुमने चेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसके पहले कॉन्स्ट लगा दूँ और उसके बाद इसको रन करूँ तो ये बोलेगा यार असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल बी, कि भाई बी तो कांस्टेंट था, आपने कैसे चेंज कर दिया। तो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैं अपने कंपाइलर को बता सकता हूँ कि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज मत करना। गलती से भी अगर मैं चेंज करता हूँ नीचे तो वहीं पकड़ लेगा कंपाइलर आपका और रोक देगा प्रोग्राम के टर्मिनेशन को। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये तरीका आप लोग को कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने का। दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से है। और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये गलत है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग सिंस बी इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये मैं रॉन्ग की जगह कैन नॉट डू दिस लिख देता हूँ सिंस बी इज़ अ कॉन्स्टेंट, कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है। अब प्री प्रोसेसर के बारे में सही से पढ़ेंगे हम आगे। मैं यहाँ पर पूरा नहीं बताऊंगा प्री प्रोसेसर को, बस ये बताऊंगा कि कांस्टेंट अगर आपको लेना है तो आप कैसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं हैश डिफाइन पाई 3.14 और यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बता रहा हूँ। हैश वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं प्री प्रोसेसर के, उनमें आप लोग को सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस इसको सेव करूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं लिख दूँ %d और यहाँ पर मैं उसके बाद लिख दूँ पाई। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको %f कर देता हूँ इसको और इसको कॉमा बना देता हूँ। इतना मैंने यहाँ पर लिखा, इसको रन किया तो ये देखो यहाँ पर 3.14 4 बार 0 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ पाई इज इक्वल टू 7.33 और इसको मैं रन करूँ तो ये बोलेगा कि यार ये तुम कैसे इसको क्या कर रहे हो, मतलब ये कैसा मजाक है, पाई इज इक्वल टू 7.33 कैसे हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग अगर आप वापस जाएं, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था सी प्रोग्राम का और उसकी जो कंपाइलेशन की प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी, वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स जो हैं स्टेप 1 में जब प्री प्रोसेसिंग होती है वहीं खुल जाते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये पाई की जगह रख देगा 3.14 और 3.14 इज इक्वल टू 7.33 एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए। चलो ये तो हो गई हमारी एक बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा कैन नॉट डू दिस सिंस पाई इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, सिंस पाई इज़ अ कांस्टेंट। कंट्रोल से सेव कर दिया। अब रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम ऑब्वियसली रन हो जाएगा। चलो ये हो गया हमारा कांस्टेंट्स के बारे में, दो तरीके जो कि हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग किस तरह ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट डिफाइन करने का और ये मेथड यूज़ कर सकते हैं प्री प्रोसेसर वाला कांस्टेंट्स को डिफाइन करने का। आगे अगर मैं पढ़ूँ और बात करूँ एस्केप सीक्वेंसेस की, तो एस्केप सीक्वेंसेस सबसे आसान चीज़ है जो कि हम अभी तक यूज़ करते ही आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बैकस्लैश n के बारे में बताया था। बैकस्लैश n कैरेक्टर हमारा होता है। बैकस्लैश n कैरेक्टर क्या करता है हमारा, सिंपली कुछ नहीं, एक नई लाइन प्रिंट कर देता है। अब एस्केप सीक्वेंस को सही से देखते हैं। एस्केप सीक्वेंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट डजंट रिप्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग, लिटरल और कैरेक्टर। यानी कि ये तो दो कैरेक्टर है, एक बैकस्लैश और n, लेकिन ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये एज अ सिंगल एंटिटी एक कैरेक्टर को
रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 कैरेक्टर और अदर सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है, नीचे से इरेजर लेके मिटा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इरेजर लेके मिटा के थोड़ा सा यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर होता है। इसी तरह हमारे पास बहुत तरह के एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि ये जो बैकस्लैश है वो एक नई लाइन प्रिंट करता है स्क्रीन पे। उसी तरह हमारे जो और कैरेक्टर्स होते हैं वो जैसे कि बैकस्लैश टी है वो टैब प्रिंट करता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा उन सब कैरेक्टर्स को। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद बैकस्लैश, 2 और मोर कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद बैकस्लैश। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश एन रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन, ठीक है। चलो अब मैं अगर आप लोग को लेके जाऊँ उस लिस्ट में, तो यहाँ पर मैंने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि बैकस्लैश ए मैंने लिखा हुआ है, फिर बैकस्लैश बी लिखा हुआ है बैक स्पेस के लिए, बैकस्लैश ए होता है हमारा अलार्म और बीप, तो ये विंडोज़ की साउंड को प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोग को और जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं वो दिए हुए हैं। ये लिस्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश बी, बैकस्लैश ए। अगर आप इतने याद रखते हैं, और हाँ सिंगल कोट और डबल कोट भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ एक बैकस्लैश अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ बैकस्लैश लिख के आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसको एस्केप करना पड़ेगा। तो डबल बैकस्लैश करोगे आप तो सिंगल बैकस्लैश आएगा। क्योंकि अगर अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर बैकस्लैश एन लिखा और आप चाहते हो बैकस्लैश अलग प्रिंट हो, एन अलग प्रिंट हो, तो आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम अपनी आईडी में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माई बैकस्लैश और उसके बाद एक बैकस्लैश मैं यहाँ पर लगा दूँ और उसके बाद मैं इसको रन करूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि मैं बैकस्लैश को ऐसे नहीं लिख सकता। तो मुझे बैकस्लैश को एस्केप करना पड़ेगा एक बैकस्लैश की मदद से, तब एक सिंगल बैकस्लैश आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन लिखूंगा तो बैकस्लैश और एन अलग अलग नहीं आएगा, एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा। लेकिन अगर मैं बैकस्लैश को ही एस्केप कर देता हूँ डबल बैकस्लैश लगाकर, तो क्या होगा, मेरा बैकस्लैश एन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन को प्रिंट नहीं कर सकता, मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ अपनी स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन को प्रिंट, और वो मैं इस तरह करता हूँ जैसे कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे अभी देखा। उसी के साथ साथ मैं अगर यहाँ पर लिखूँ टैब कैरेक्टर और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ बैकस्लैश टी और आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये देखो एक टैब आ गई है मेरी, टैब कैरेक्टर के बाद एक थोड़ी बड़ी स्पेस आ गई है। और अगर मैं 2-3 टैब्स लगा दूँ तो आप लोग देखो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आप लोग जो है बैकस्लैश ए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बैकस्लैश ए यूज़ करूँ तो मेरी विंडोज़ की साउंड आएगी, सुनना उसको आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने सुना अभी विंडोज़ की साउंड आ रही है। तो अगर आप लोग को कुछ साउंड चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप बैकस्लैश ए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोज़ में और अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतनी एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में ही अगर रखें तो जानकारी तो सही रहता है। अब मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कमेंट्स को भी बता देता हूँ। तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कमेंट्स इन सी, तो वो कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है ना कि जब एक बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है सी प्रोग्रामिंग का, जैसे मान लो मैं एक असिस्टेंट लिख रहा हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट डॉट सी नाम की एक फ़ाइल है मेरी, तो उसमें क्या होगा, मान लो 1100 लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, ठीक है। अब इन 1100 लाइन्स में कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तो अगर मान लो मैंने 10 फंक्शंस लिखे हैं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर इंट func1 और कुछ करता है ये, कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन लिखे, तो मैं चाहता हूँ एक एक लाइन के बाद बता दूँ रिटर्निंग द वैल्यू, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो बता दूँ। तो इस तरह के काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि मैं अगर 6 महीने के बाद आऊँगा अपने इसी प्रोग्राम को देखने, तो क्या होगा कि यहाँ पर मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या चीज़ क्यों लिखी है और उसकी वजह मुझे समझ में आ जाएगी। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर 1100 लाइंस के पहले भी मैं कुछ लाइंस लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैं अगर एक सिंगल लाइन कमेंट मारना चाहता हूँ तो मैंने आप लोग को बताया डबल बैकस्लैश से आप मार सकते हैं, लेकिन अगर मैं मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा। तो इसके अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा उसको सी प्रोग्राम हमारा इग्नोर करेगा, मतलब उसको मतलब ही नहीं हमारे सी प्रोग्राम को। तो प्री प्रोसेसिंग में वो कमेंट हटा देगा, लेकिन ये कमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ह्यूमन है और हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जानकारी रखना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। तो इस जानकारी को प्रोग्राम में रखने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम को कमेंट हटाने, हमारे कंपाइलर को कमेंट हटाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो प्री प्रोसेसिंग में बट से कमेंट्स हटा देगा और आपके प्रोग्राम को कंप्रेस कर देगा। लेकिन आपको कोई चेंज करना पड़ गया अगर अपने कोई प्रोग्राम में, तो आप लोग समझोगे अच्छा मैं यहाँ पर ये कर रहा था, अच्छा फंक्शन 1 ये करता था, ये रिटर्न वैल्यू थी और ये काम किया था मैंने, ये इसलिए किया था, मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ऐसे ज़रूरत है। तो आप लोग
अपनी नीड्स के हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ इसलिए की थी, अपने आप को बता सकते हैं, यानी कि आप अपने आप से बात कर सकते हैं आने वाले टाइम में। या फिर अगर आप फेलो प्रोग्रामर्स के लिए लिख रहे हैं तो आप लोग जो है फंक्शन के ऊपर लिखो कि भाई ये मैं कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया था कि प्रोग्राम के ऊपर आप लोग ऑथर, पर्पस और डेट डाल दिया करो। कुछ नहीं तो ऑथर, पर्पस और डेट एट द वेरी लीस्ट आप लोग डाल दिया करो। इससे आपको पता चलेगा एक कमेंट बना के, ऑब्वियसली क्योंकि सी प्रोग्रामिंग कोई पता नहीं चलेगा, तो एक कमेंट के अंदर ये आप डाल दोगे तो आपके पास जानकारी रहेगी, मेटा डेटा रहेगा प्रोग्राम के साथ। तो प्रोग्राम के साथ मेटा डेटा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर, पर्पस और डेट आपने डाल दी अगर, तो सिंपली आप लोग को याद रहेगा कि मैंने ये लिखा था प्रोग्राम, पर्पस इसका ये था और इस तारीख को मैंने ये प्रोग्राम लिखा था। तो एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, हालांकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, मैं एक बार और आप लोग को मल्टी लाइन कमेंट लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन यार ये तो मल्टी लाइन कमेंट है ही नहीं, दिस इज़ इग्नोर्ड बाय माई कंपाइलर, ठीक है। और उसके बाद मैं ये लिख दूँ तो मेरा प्रोग्राम जो है एकदम सक्सेसफुली रन करेगा और वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो कि पहले कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश ये लगाया हुआ है, साउंड थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है कभी कभी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है जो मैंने कमेंट लिखा है ये सिर्फ मेरे लिए है और इंसानों के लिए, फेलो प्रोग्रामर्स के लिए। ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये मशीन के लिए नहीं है। मशीन के लिए क्या है? मशीन के लिए ये कोड है जो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं कंपाइलर से सिर्फ ये कहूँगा कि भाई तुम सिर्फ इससे मतलब रखो, ये सब मैंने अपनी ईज़ के लिए लिखा है, अपनी आसानी के लिए मैंने ये सब लिखा है, ताकि आप इसमें वापस आ पाएँ और वापस आने के बाद इसमें चेंजेस कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर कमेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों आप लोग को सही समझ में आए होंगे। आने वाले वीडियोस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बहुत सारे, और उसमें मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊंगा यार। इफ एल्स कंडीशनल्स होते हैं हमारे पास सी के अंदर, लूप्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, रिकर्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एरेज, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप लोग अभी के अभी इस कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप लोग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग सिंपली क्या करें, जाएँ चैनल को खोलें और कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। उससे होगा क्या कि आपके पास रहेगी मेरी ये कोर्स की प्लेलिस्ट, और एक बार कोर्स की प्लेलिस्ट आपके पास रहेगी तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग को पता रहेगा कि भाई यहाँ पर वीडियोस आने वाले हैं। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है। ऊपर यहाँ पर स्टार पे क्लिक करके आप बुकमार्क कर लीजिए, तो जैसे जैसे वीडियोस ऐड होते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। सो गाइस, आशा करता हूँ कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कमेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, किस तरह हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ मैंने आपके लिए क्लियर कर दी होंगी। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के और वीडियोज़ लाने के लिए मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ये सारे वीडियोज़ आएँ तो आप लोग नीचे अभी के अभी शेयर हिट करके फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आपके प्रोग्रामर्स हैं, आपके दोस्त, आपके जॉब के पार्टनर्स, या फिर आप अगर किसी कॉलेज वगैरह में तो ग्रुप होगा ही आपका कॉलेज या स्कूल का, अभी के अभी आप शेयर कर दीजिए इस कोर्स को। मैं आशा करता हूं कि ये कोर्स वर्थ शेयरिंग है। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके दोस्त जिनको ये कोर्स मिले, जिनको आप शेयर करने वाले हैं, उनको एकदम देख के मज़ा आ जाए। और मैं दिन ब दिन इस कोर्स में मेहनत करता ही जा रहा हूं। अपने कोर्सेज में मैं इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी पर ही नहीं, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन को जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप लोग के अच्छे से समझ में आ जाए, इन चीज़ों पर भी फोकस करता हूँ। सो यार, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।